इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर एक ट्री हाउस मौजूद था और उसके अंदर एना नाम की एक लड़की रहती थी। एना का तो एक बूढ़ा फादर भी था जिसका नाम गैब्रियल होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि एना ने अभी तक अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा है। गैब्रियल, उसका फादर, एना को किसी रीजन की वजह से कमरे में ही बंद रखता था। जब भी एना बाहर आने की कोशिश करती, वो उसे डांट कर अंदर भेज देता। ऐसा लग रहा होता है कि गैब्रियल जरूर कोई रहस्य छुपा रहा है एना से। एना अभी उतनी बड़ी नहीं हुई कि वो उसे सब सच्चाई बता सके। एना का पूरा दिन अपने कमरे में ही बीतता था और वो चाह कर भी बाहर नहीं जा सकती। जब भी एना जिद करने की कोशिश करती कि उसे बाहर जाना है, तो गैब्रियल उसे खतरनाक कहानी सुना देता। वो कहता है कि इस घर के बाहर अगर जाओगी तो फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा खतरा है। फॉरेस्ट के कई जगहों पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिनके लंबे लंबे नाखून और दांत होते हैं और वो लिटरली लड़कियों को पकड़कर मार देते थे। उनका मेन शिकार लड़कियां ही होती हैं। एना इन चीजों को सुनकर काफी डरने लगी और इसी बेसिस पर गैब्रियल ने अब तक उसे कंट्रोल करके रखा था। लेकिन जैसे जैसे एना बढ़ती जाएगी, उसके अंदर की जिज्ञासा का भी लेवल बढ़ेगा और वो बाहर कदम रखेगी जरूर। तब शायद कुछ अनहोनी होने के बहुत ही चांसेस ज्यादा हैं। फिलहाल एना बेचारी इसी कहानी में अपने दिन काटते रहती। लेकिन एक दिन जब वो सोकर उठी तो दरवाजे के बाहर उसे अपने फादर की तो आवाज आ ही रही थी, लेकिन पता चल रहा था कि गैब्रियल किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा है। गैब्रियल ने एक और कहानी बनाई थी कि इस पूरी दुनिया में अब वही दोनों मौजूद हैं। उनके अलावा सारे इंसान मारे जा चुके हैं, तो इसलिए उन्हें ना तो बाहर जाना है और ना ही किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अब जब ये चीजें सही है तो गैब्रियल बाहर किससे बात कर रहा था? एना जब ये चीजें देखने के लिए जाती है और डोर के ऊपर जैसे ही हाथ रखती है, तभी उसे एक झटका लगा। ये झटका उतना भी तेज नहीं होता, इसीलिए एना डर के मारे अपने बेड के पास आ जाती है। थोड़ी देर के बाद गैब्रियल कमरे में आता है और उसके हाथ में एक केक मौजूद था। वो तो एना को बताने लगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है, तो वो साथ में मिलकर उसे सेलिब्रेट करने लगे। एना भूल जाती है बाकी चीजों के बारे में और अपना एंजॉयमेंट करने लगती है। गैब्रियल ने तो तोहफे के तौर पर एक छोटा सा हैमस्टर दिया एना को। एना छोटे से और प्यारे हैमस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो उसे अपना पेट बनाने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन एना, जिसके मन में कई सारी बातें घूम रही होती है, वो अपने फादर से आखिर में पूछ ही लेती है कि दरवाजे के बाहर आप किस इंसान से बात कर रहे थे। गैब्रियल टॉपिक चेंज करने का ट्राई करता है और बोलता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम एक ही लड़की बची हो, तुम्हें बाकी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारनी है। बेचारी एना करे भी तो क्या करे, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो लाइफ कंटिन्यू करती है। धीरे धीरे एना बड़ी होती चली जा रही थी, पर एक दिन उसका वो हैमस्टर चूहा मर जाता है। अब गैब्रियल ने उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि कोई मर जाता है तो उसका क्या होता है। एना को यही लग रहा था कि उसका चूहा सो गया है। गैब्रियल को उसने जब दुखी होकर ये बात बताई तो गैब्रियल यही कह देता है कि शायद दूसरी जगह पर लेके जाने के बाद ये जिंदा हो जाए। एक जगह पर ज्यादा टाइम तक रहने की वजह से ये गुस्सा होकर सो जाते थे, तो इसीलिए अब गैब्रियल उसकी डेड बॉडी को उठाकर लेके चला गया। एना भी अब यहाँ उदास हो गई थी क्योंकि उसका पेट वाला चूहा चला गया होता है। धीरे धीरे जैसे तैसे दिन बीतते चले गए और एना अब एक टीनेजर बन जाती है। उसके बॉडी में चेंजेस साफ दिखाई दे रहे थे और गैब्रियल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अगर एना उतनी बड़ी हो जाएगी तो उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। इन्हीं रीजंस की वजह से गैब्रियल एक इंजेक्शन मंगवाता है जिससे कि इंसानी ग्रोथ रोक दी जाती थी। उसने एना को वो डोजेस देना स्टार्ट भी कर दिया। उसे यही लग रहा था कि एना इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। एना के ग्रोथ में और ज्यादा तेजी आ गई थी। इनफैक्ट कभी कभी डोज इतना ज्यादा बढ़ जाता कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती। एना की हालत कुछ टाइम बाद इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि वो अपने चूहे की तरह ही सोने वाली है। अगर उसे ठीक करना है तो किसी और जगह पर लेकर जाना होगा। गैब्रियल, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, वो ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो गया। वो तो अपने आप को एक मुजरिम समझने लगा जो अपनी ही बेटी को इस तरीके से कैद करके रख रहा है। इनफैक्ट वो तो अपने आप को अब गुनहगार मानने ही लगा था और फ्रस्ट्रेशन में एक गन निकालकर खुद को ही शूट कर लेता है। एना ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रही थी और उसे कुछ यकीन नहीं होता। उसे तो अचानक चक्कर आने लगे और वो एकदम बेहोश हो जाती है। थोड़े समय बाद टीनेजर एना अपनी आंखें खोलती है एक हॉस्पिटल में। आसपास उसके कई सारे डॉक्टर्स मौजूद थे और वो एकदम ब्लैंक होकर बेड पर से उठ रही थी। एना को कुछ भी नहीं आइडिया कि आसपास उसके क्या हो रहा है। एना अपने आसपास इतने सारे इंसानों को देखकर काफी डर गई और बाहर भागने लगी। उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई दी ऊपर जाने के लिए, तो वो जल्द से जल्द चढ़ जाती है और उसे लग रहा था कि ये उसका ट्री हाउस है। यहीं पर वो रहती थी और आधी से ज्यादा जिंदगी उसने यहीं पर गुजारी है।
लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची तो आसपास पूरी जगह खुली हुई थी, आसमान दिखाई दे रहा था और सूर्य की किरणें उसके बॉडी पर पड़ रही थी। ये उसकी जिंदगी में पहली बार होता है कि उसने इतना खुला व्यू देखा है, नहीं तो तब से वो एक ट्री हाउस में कमरे के अंदर ही बंद थी। एना को समझता नहीं कि उसके फादर ने तो कह दिया था कि कोई नहीं जिंदा बचा है पृथ्वी पर, तो फिर ये सारे लोग कहां से आ गए। इतने टाइम बाद खुले एरिया में आने के कारण एना की बॉडी उसे सह नहीं पाती और वो उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। बाद में हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर पहुंचकर एना को वापस लेकर आ जाता है। एना के हाथ पैर बांध दिए थे ताकि वो फिर निकलकर भाग ना पाए। सामने की तरफ एलन नाम की एक ऑफिसर मौजूद होती है जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेटर थी। एना उसे देखकर डर गई, तब जाकर एलन ने सब कुछ बताना स्टार्ट किया। वो कहने लगी कि कुछ समय पहले फॉरेस्ट के एक ट्री हाउस के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जब वो अपनी टीम के साथ उस जगह पर गई तो गैब्रियल उन्हें घायल अवस्था में मिला, जो ऑब्वियसली एना का फादर था और एना की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसीलिए जल्द से जल्द वो उसे रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर आ गए। लेकिन एलन को अभी तक ये पता नहीं चला है कि उस ट्री हाउस में हुआ क्या था। एना भी उस हालत में नहीं थी कि वो सब कुछ बता सके। वो खुद इतनी ज्यादा कंफ्यूज होती है। एना को कंफर्मेशन दी गई कि उसका फादर गैब्रियल जिंदा है, लेकिन उसके बॉडी में गोली लगने की वजह से उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। एलन जब बात कर ही रही थी तभी उसका कंसल्टेंट डॉक्टर उसे बुलाता है। डॉक्टर एलन को एक शॉकिंग बात बताने लगा कि एना की बॉडी के अंदर कई सारे अजीब तरीके के लिक्विड पाए गए हैं। ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है जो कि एनिमल पर यूज किया जाता है। इंसानों पर अभी भी इसका ऑफिशियली टेस्टिंग नहीं की गई है। एलन जब उस लिक्विड के बारे में पूछती है तो पता चला कि ये एक एंटी ग्रोइंग लिक्विड है, यानी जानवरों के अंदर इसे इंजेक्ट करके उनकी ग्रोथ को कम किया जाता था। तो उन्हें लगने लगता है कि गैब्रियल जरूर ये कर रहा होगा अपनी बेटी के ऊपर। डॉक्टर ने तो उसकी पॉसिबिलिटी बताई कि जरूर गैब्रियल चाहता था कि एना की ग्रोथ रुक जाए। यही एक रीजन है कि उस लिक्विड का यूज इंसानों में किया जाता है। एना खुश नसीब है कि वो इतने लिक्विड झेलने के बाद भी जिंदा है। एलन जल्द से जल्द बेना के पास आती है और उसे कंफर्टेबल कराती है। उसने उससे सारे हाथ पैर खोल दिए और उसके फादर को भी दिखाया। एलन तो एना को अपनी बेटी जैसा समझ रही थी और उसकी केयर भी करती है। फिलहाल अब कुछ दिन इसी तरीके से निकल जाते हैं और एना का इलाज पूरा हो चुका था। सारे डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया होता है कि उसके बॉडी के अंदर का लिक्विड अब खत्म हो चुका है, तो वो अब जा सकती है। एलन जिसने कि अभी के लिए एना की जिम्मेदारी खुद पर ली होती है, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं करेगी वो एना को नहीं छोड़ सकते। इसलिए वो अपने कार में एना को बिठाती है और अपने घर पर लेकर जाने लगती है। एना से वो कई सारी बातें तो कर रही थी, लेकिन एना का ध्यान बाहर की तरफ होता है, क्योंकि आज तक ना तो वो गाड़ी में बैठी है और ना ही आसपास की जगहों को देखा है। सब उसके लिए एकदम स्ट्रेंज और नया होता है। पर कहीं ना कहीं एना के मन में एक डर था। वो डर क्या है और क्या वो रियलिटी में मौजूद है, ये हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब एलन सीधा एना को अपने घर पर लेकर आ जाती है, क्योंकि वो उसे अपने घर पर ही ठहराएगी। जल्द से जल्द अंदर आने के बाद एना अपने भाई रे से मिलवाती है, जो कि एना के पहुंचने पर खुश नहीं था। रे एकदम परेशान होता है अपनी बहन से कि वो जिसे भी चाहे उसे घर में लेकर आ जाती है। पर एलन एक अच्छी इंसान थी, उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। एलन अब एना को लेकर एक गेस्ट रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ दिनों तक रहेगी। एना जैसे ही बेड पर बैठती है तो उसकी नजर विंडो पर गई। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और झाड़ियां दिखाई दे रही थी। एना अब काफी डरने लगी और कहती है कि विंडोज बंद कर दिया जाए। एलन समझती है कि एना काफी डर रही है, लेकिन वो उसे इंश्योरिटी देती है कि ये जगह पूरी तरीके से सेफ है, तो तुम आराम से सो जाओ। एलन के जाते ही पता नहीं क्यों एना घबराते हुए सारे विंडोज को बंद कर देती है। उसका इतना खतरनाक पास्ट बार बार उसे याद आ रहा था। एलन यहाँ अब अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी ट्री हाउस में पहुंच जाती है जहाँ पर कभी एना रहा करती थी। वो जब चारों तरफ देख रही होती है तो उसे एक ड्राइंग दिखाई दी। उस ड्राइंग में साफ मेंशन था कि कैसे कोई अनजान सा क्रिएचर किसी इंसान को मार रहा है। ये चीज एलन को समझ में नहीं आती और वो इसे सिर्फ एक कहानी मानती है। जरूर यही सारी नेगेटिव चीजों का एना के दिमाग में भरा गया होगा और वो इतना ज्यादा आसपास की चीजों से डरती है। एलन जब जांच पड़ताल खत्म करके घर पर आई तो पता चला कि एना डर के मारे अलमारी में छुपी हुई है। तुरंत ही वो उसे बाहर निकालती है और खाना खाने के लिए बुलाती है। एना धीरे धीरे उस घर में एडजस्ट होने लगी थी, लेकिन एक दिन उसने गलती से रे को नहाते हुए देख लिया। रे बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और अपने आप को छुपाता है, लेकिन एना के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। एक्चुअल बात ये है क्योंकि उसने ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं की है। उसके फादर से हिसाब से तो यही था कि उनके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं है दुनिया में। उसे ना तो मेल फीमेल का ज्ञान है और ना ही लोगों के बीच में रहने का। सारी चीजें वो एक्सपीरियंस कर रही थी और सब नया होता है। कुछ ही दिनों में ही एना और रे काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और रे तो एना को शहर में भी लेकर जाया करता शॉपिंग के लिए। रे लगातार एना को अलग अलग चीजें सिखाता रहता और ट्राई करता है कि वो उसके और ज्यादा क्लोज आ जाए। घर पर पहुंचने के बाद भी रे लैपटॉप में कई सारी चीजें दिखाता है।
एना हर एक चीजों को काफी अच्छे से देखती और सवाल भी पूछती कि ये क्या है। पता चला कि रे एना को ऐसी वीडियोस दिखा रहा है जो कि 18+ होती हैं। एना उन चीजों को देखकर काफी सोच में पड़ गई। रे तो एना को स्कूल में भी लेकर जाने लगा और वो इतने सारे बच्चों को खेलते कूदते हुए घूरते रहती। एना की नजर कुछ भागते हुए लड़कियों के पास जाती है। उन्हें लगातार देखने के बाद वो इमेजिन कर रही थी कि कैसे एक समय पर वो भी फॉरेस्ट में भागती थी, लेकिन वो सब किस लिए होता है ये एना को नहीं याद। एना को अचानक एक लड़की पीछे से बुलाती है और वो उसे लाइब्रेरी चलने के लिए कहती है। एना इसमें कुछ कह नहीं पाई, इसीलिए उस लड़की के साथ चली गई। वो लड़की एना से काफी अच्छी तरीके से बातें कर रही थी और इनफैक्ट उसने तो एना को इनवाइट कर दिया अपने घर पर होने वाली एक पार्टी के लिए। एना का तो धीरे धीरे रूटीन बनने लगा था और वो सोशलाइज करना भी सीख रही थी। लाइब्रेरी में बैठकर अलग अलग किताबें पढ़ना और आसपास के स्टूडेंट से अच्छी तरीके से बात करना। एना ने तो किताब के अंदर अरोरा लाइट्स के बारे में पढ़ा और ऐसा लग रहा था कि वो उससे कनेक्टेड है। उसके मन में वो अरोरा लाइट्स देखने की चाह जागने लगी। घर पहुंचने के बाद एलेन एना को अच्छी तरीके से तैयार करती है और एक बात बताती है कि गैब्रियल तुम्हारे असली फादर नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि तुम किसी और की बेटी हो। अच्छी तरीके से फ्रेश होने के बाद एना को अच्छे खासे कपड़े पहना दिए जाते हैं और वो बाहर बैठकर आसमान की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में वहाँ पर रे भी आ जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। एना ने रे के सामने एक इच्छा जताई कि उसे अरोरा लाइट्स देखनी है। रे ने भी कभी ये चीजें देखी नहीं थी, तो वो कहता है कि हम साथ में देखेंगे। पता चला कि एना अब रे के पास आने लगी है और उसे अजीब तरीके से देखती है। रे भी कुछ समझ नहीं पाता और अचानक उसे याद आया कि हमें उसकी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। रे तुरंत ही एलन को ये बोलता है कि वो एना को भी साथ लेकर जा रहा है। अच्छी तरीके से तैयार होकर वो पार्टी में भी पहुंच गए जहां सॉन्ग्स बज रहे थे और कई सारे बच्चे डांस करते हैं। रे ने एना को ड्रिंक्स पिलाए और डांस करते हुए उसके काफी पास आ गया, पर अचानक एना नोटिस करती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो एकदम पैनिक हो गई और सीधा भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई। मिरर में साफ दिखाई दे रहा था उसके मुंह से खून निकलता हुआ और उसके कुछ दांत भी गिर जाते हैं। अब ये सारी चीजें वो सह नहीं सकती, तो इसीलिए एना खिड़की वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। रे भी उसे चारों तरफ ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया था, लेकिन एना उसे नहीं मिलती। एना जैसे जैसे फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के गुर्राने की होती है और एना एक जगह पर रुककर उन चीजों को नोटिस करने लगी। तभी अचानक कोई बड़े बड़े भालू वाला जानवर एना पर झपट्टा मार देता है। एना नीचे गिर गई और पता चला कि वो अजीब सा क्रिएचर उसके बॉडी पर लगे हुए कपड़े निकाल रहा था। एना समझ गई कि जरूर ये वही क्रिएचर है जिसकी कहानियां उसके फादर सुनाया करते थे। उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें भरी होती हैं क्रिएचर के बारे में कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस पर ही हमला कर देती है। तुरंत ही उसने अपने दांतों से क्रिएचर के गले पर काट लिया और जैसे वो उसे दूर फेंकती है तो एक रियलिटी पता चली। वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक लड़का था जो कि एना पर जोर जबरदस्ती करने का ट्राई कर रहा होता है। वो वहीं पर मर गया और एना तुरंत ही भागने लगी। लगातार चलते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर वो रहा करती थी, यानी कि वही ट्री हाउस। एना उसके अंदर जाती है और उस बेड पर जाकर सो जाती है। उसे अब सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी आधी जिंदगी यहाँ बिताई है। उसके फादर गैब्रियल और सबकी उसे बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद एना वॉशरूम में गए और पानी से अपने बॉडी को धोया। सुबह होने पर कपड़े चेंज करके वो वापस बाहर आ जाती है शहर की तरफ। अब रास्ते में उसे चलते हुए एलन ने देख लिया था, तो वो तुरंत ही उसके पास जाती है और गाड़ी में बिठाकर घर लेकर आ जाती है। एलन बार बार पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर थी और क्या हुआ, पर एना को कुछ भी समझ नहीं रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर एलन का एक साथी ऑफिसर आता है जो एक शॉकिंग बात बताता है कि कल रात एक लड़का मर गया है और ये उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कि एना ने जाने अनजाने में मारा था। उस ऑफिसर को पहले से ही एना पर भरोसा नहीं था, पर अब एलन अपने साथी को कह देती है कि वो इस केस के डिटेल में जाएगी, तो फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन एलन को भी अब एना के ऊपर शक होने लगता है। यहाँ एलन का वो साथी ऑफिसर जैसे ही एना को देखता है तो उसे लगने लगा कि वो मर्डर कहीं इसने तो नहीं किया, लेकिन एलन इन चीजों से गुस्सा होकर अपने साथी को बोल देती है कि ये केस वो हैंडल करेगी। उस साथी ऑफिसर के जाने के बाद एलन सीधा एना के पास आई जो शांति से बैठी हुई थी। वो तो उससे बार बार पूछती है कि उस लड़की को आखिरकार किसने मारा। एना तो उस समय कुछ भी नहीं बोलती और एकदम शांत रहती है। एलन को पता नहीं क्यों अब शायद शक होने लगा कि इन चीजों के पीछे एना ही हो सकती है। अब थोड़ी ही देर में उस जगह पर एलन का बेटा रे आ जाता है जो कि अपनी मदर से कह रहा था कि वो एना से बातचीत करके देखेगा। रे एना को कैसे भी करके कमरे में लेकर गया और एक फ्रेंड की तरह पूछने लगा। एना तो बेचारी अभी भी नहीं बोल रही थी, जैसे उसे किसी बात का सदमा लगा हो। अब थोड़ी ही देर में रे अचानक नोटिस करता है एना के दांत पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। कई सारे दांत टूट भी गए थे और ब्लीडिंग भी हो रही थी। रे इसीलिए तुरंत ही अपनी मदर एलन को बताने के लिए चला गया क्योंकि एना को मेडिकेशन की ऑब्वियस जरूरत है।
एना पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर निकल गई और एक घर के टॉप पर चली जाती है। वो तो उस जगह से शहर के टिमटिमाती हुए लाइट्स को देख रही थी और यही सोचती है कि वो इससे बिलोंग नहीं करती, बाकी इंसानों जैसे ये उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए अब एना ने डिसाइड किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाएगी। उसका घर फॉरेस्ट है और वो वहीं पर रहेगी। लगातार भागते हुए वो अपने वही ट्री हाउस की तरफ पहुंचने लगती है। कई देर तक ट्रेवल करने के बाद अचानक एना को कोई आदमी मिला। उस आदमी ने तो बहुत अजीब तरीके के कॉस्ट्यूम पहने थे और एना को देखता जा रहा था। बाद में उसने एना को कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। एना तो उसकी चीजों को समझ ही रही थी। तब जाकर उस आदमी ने कहा कि तुम इंसानों की प्रजाति से बिलोंग नहीं करती, तुम वाइल्डिंग्स की प्रजाति की हो जिसे मैं जानता हूँ। और यहाँ तक कि वो आदमी एना की मदर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रखता था। एना तो सिर्फ अपना सर हिलाती है कि उसने अपनी मदर से मिलना है, तो इसीलिए वो अनजान आदमी एना को अपने पीछे बुलाने लगा। धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए वो दोनों एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। लिटरली वहाँ नीचे की तरफ कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मौजूद थे। आदमी बताता है कि ये स्केलेटन तुम्हारी प्रजाति के लोगों के ही है, यानी कि वाइल्डिंग्स के, जिन्हें कई सालों पहले मार दिया गया था। उन्हीं सारे स्केलेटन्स में से एक एना की मदर भी है। एना जल्द से जल्द पहुंचकर उन स्केलेटन्स को उठाती है और उसे फील करती है। अचानक वो फ्लैशबैक में चली गई जहां पर वो अपने फादर गैब्रियल को देख रही थी। इस मोमेंट पर जाकर हमें पता चला कि गैब्रियल उसका रियल फादर नहीं था। गैब्रियल दरअसल एक शिकारी होता है जो उस मिशन पर निकला था कि इन सारे वाइल्डिंग्स प्रजाति को खत्म कर दिया जाए। फ्यूचर में ये सब इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, तो इसीलिए गैब्रियल और उसकी पूरी टीम ने डिसाइड किया कि वो इन सब को खत्म कर देंगे। एक्चुअल में गैब्रियल ने ही एना के पेरेंट्स को मारा था। और जब वो और आगे बढ़ा उस गुफा के अंदर तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि एना ही थी, जो कि उन वाइल्डिंग्स की प्रजाति की बेटी होती है। गैब्रियल की खुद की वाइफ और बच्चे नहीं थे, इसीलिए एना को देखकर उसका दिल पिघल गया और वो उसे अपने पास सुरक्षित रखने लगा। उसने अपने दोस्तों को ये बोल दिया होता है कि सारे वाइल्डिंग्स को मार दिया गया है। ये रियलिटी आज तक उसने एना से छुपा कर रखी थी। एना पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर गैब्रियल ने ये क्यों किया। उसने उसकी जान क्यों बचाई और आखिर में अपनी जान क्यों ले ली। ये सारी चीजें एना को इतना फ्रस्ट्रेट कर दे रही थी कि वो सोच भी नहीं पाती। यहाँ दूसरी तरफ एलन उसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि फॉरेस्ट में उस लड़के को किसने मारा। कई सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट के सबूत उसके सामने मौजूद थे। तभी अचानक एलन को उस लड़के के डेड बॉडी के पास वही कपड़े दिखाई दिए जो उसने एना को पहनाए थे। यानी इसका साफ सबूत चले जाता है कि एना उस जगह पर मौजूद थी और हो सकता है कि उसने ही उस लड़के को मारा हो। थोड़ी छानबीन और करने के बाद एलन को एना के कमरे में एक पेंटिंग दिखाई दी। ये पेंटिंग साफ डिक्टेट करती है कि कोई तो अजीब जानवर है जो इंसानों को मार रहा है। इससे एना के अगेंस्ट और भी ज्यादा सबूत क्लियर हो गए कि उसने ही ये मर्डर किया है। तो इसीलिए अब एलन सोचने लगती है कि एना एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही है और इसी वजह से शायद गैब्रियल, जो उसका एक्चुअल फादर नहीं है, वो उसे एंटी ग्रोइंग इंजेक्शन दिया करता था। अचानक हमें पता चला कि एना घर के अंदर आ चुकी है और एलन के गले लग जाती है। वो रोते जा रही थी, लेकिन एलन का शक अभी भी उस पर बना ही था। अचानक एलन की नजर एना के बढ़ते हुए नाखूनों पर जाती है। यानी अब तो वो पूरी तरीके से श्योर हो चुकी है कि एना ही इन चीजों के पीछे है। तुरंत ही एलन ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए एना के हाथों पर हथकड़ी लगा दी। रे भी वहाँ पर मौजूद था और एलन साफ कहती है कि हमें इसे बंदी बनाना होगा। एना इंसानियत के लिए बहुत खतरा बन सकती है। तुरंत ही पुलिस स्टेशन में लेके जाकर एलन एना को जेल के अंदर बंद कर देती है। एलन तो एना को समझा भी रही थी कि यही सही बात है, पर एना अब इतना गुस्सा हो चुकी थी कि वो एलन से भी नफरत करती है। उसे लगने लगा कि एलन भी बाकी लोगों की तरह ही है। कुछ समय बाद हमें एना की बॉडी में चेंजेस दिखाए जा रहे थे। उसके नॉर्मल दांत एकदम नुकीले चीजों में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जैसे किसी जानवर के। यानी एना का ट्रांसफॉर्मेशन उन खतरनाक क्रिएचर्स के अंदर होने लगा है। हमें अब अगले दिन गैब्रियल दिखाया जाता है, जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो अपनी नकली बेटी एना से मिलने आता है। यहाँ तक कि उसने एक इंजेक्शन दिया जिससे कि जान ली जा सकती है। वो ये ऑप्शन रख रहा था कि अगर एना खुद को मारना चाहती है तो इससे खत्म कर दे। पर एना के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि गैब्रियल ने इतने साल पहले उसे वहाँ से बचाया क्यों। गैब्रियल सिंपल जवाब देता है कि उसे दया आ गई थी। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उसने यही किया। एना तो इतना समझ गई थी कि उसके पूरे परिवार वालों को गैब्रियल और उसके दोस्तों ने मारा है। अब कई घंटों बाद जब एलन वापस से जेल के पास आती है तो एना नीचे की तरफ छुपी हुई थी। वो ना तो कुछ बात करती है और ना ही खाना खाती है। एलन को उसकी काफी फिक्र होने लगी, इसीलिए वो दरवाजा ओपन करके जैसे ही एंटर करती है तभी एना ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एना उसे चोट तो नहीं पहुंचाती, लेकिन पीछे धक्का देकर जेल से भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर आई तो पुलिस ऑफिसर्स की कार में रे बैठा हुआ था। तुरंत ही एना कार में बैठती है और रे को आगे चलने के लिए कहती है। रे बेचारा, जिसके पास इतनी समझ नहीं थी, वो एना द्वारा बताई गई चीजों को फॉलो करता है।
एना उसे फॉरेस्ट में कहीं डायरेक्शन बता रही थी तो वो वहीं जाने लगा। एक समय पर रे भी कह रहा था कि ये सब गलत है और तभी एना दरवाजा ओपन करके फॉरेस्ट में भागने लग जाती है। रे भी इस मोमेंट पर पीछे नहीं हट सकता था, वो भी कार से उतरा और उसके पीछे जाने लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा था और पता चला कि एना एक नदी के किनारे आ चुकी है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने के कारण उसमें डुबकी लगा ली है। रे किनारे पर खड़ा हुआ उसे देख रहा था और प्रोटेक्ट करने की चीजें कर रहा था। उसने तो आग भी जला ली ताकि ठंड न लगे। थोड़ी देर में एना नहाकर बाहर निकल जाती है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और रे ने इन चीजों को नोटिस भी किया था, इसीलिए रे अब तुरंत ही एना के पास जाता है और उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसके कपड़े निकाल देता है। अब यहाँ इस मोमेंट पर एना को मेल और फीमेल की कुछ चीजें पता चल चुकी थी। रे भी एना के साथ काफी कनेक्टेड फील कर रहा था, इसीलिए अब वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। वो मोमेंट एना ने रे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ये लाइफ में उसका सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। हमें तो एलन का वही साथी ऑफिसर दिखाया गया जिसका नाम रॉजर होता है, लेकिन रॉजर के पास पता नहीं क्यों गैब्रियल आ चुका था और वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है एना के बारे में। रॉजर ने तो अब गैब्रियल से साफ कह दिया कि वो अकेली वाइल्डिंग बची हुई है, अगर उसे खत्म नहीं किया गया तो उनकी आबादी बढ़ती चली जाएगी, तो एना को भी मारना बहुत जरूरी हो चुका है। इससे इतनी बात तो क्लियर हुई कि रॉजर भी कहीं न कहीं गैब्रियल और उसकी पूरी टीम के साथ मिला हुआ है। अब हमें यहाँ फॉरेस्ट में एना उड़ते हुए दिखाई दे रही थी और जैसे ही उसकी नजर अपने पाँव पर गई तो उसके नाखून बढ़ रहे थे। वो समझ गई कि वो जानवर में कन्वर्ट हो रही है। ये बात जब रे को भी पता चली तो वो उसे शांत कराता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए दूर जाने लगे। लेकिन अचानक हमें पता चला कि शिकारियों का एक बड़ा झुंड वहाँ पर पहुंच चुका है जो एक्चुअल में एना को पकड़ना चाहता था। उनके साथ कुछ जंगली कुत्ते होते हैं जो लगातार उनकी सुगंध सूंघकर आगे बढ़ रहे थे। ये चीजें एना दूर से ही सेंस कर लेती है और रे को लेकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अगर ये सिचुएशन कभी हमारे सामने आ जाए जहाँ शिकारियों के कुत्ते हमारे पीछे पड़े तो उनसे आखिरकार बचने के तरीके क्या है? सबसे पहली बात हमें ये पता है कि कुत्ते हमारे बॉडी के स्मेल को सूंघते हुए आगे बढ़ते हैं। हम चाहे जमीन के अंदर चले जाए वो किसी भी तरीके से हमें ढूंढ ही लेंगे। तो सिंपली ऐसे ट्रेन कुत्तों को ट्रेक करने के लिए 2 टेक्निक्स आती हैं। ये सारी टेक्निक्स ऑफिशियल सोल्जर्स भी यूज करते हैं मिशन के दौरान। सबसे पहली चीज है कि हमारे बॉडी की स्मेल पानी से चली जाती है, तो अगर आसपास कोई समुद्र या फिर पानी वाला इलाका हो तो सिंपली उसमें जंप लगा दीजिए और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाइए। इससे वो ट्रेन डॉग सिर्फ आपके आने वाली पोजीशन का पता लगा पाएंगे। पानी के अंदर स्मेल का उन्हें जरा भी रियलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी चीज होती है कि उन कुत्तों को बेवकूफ बनाना अपने स्मेल से ही। हमें उन्हें कंफ्यूज करने के लिए अपने बॉडी के कई सारे कपड़ों के टुकड़े अलग अलग जगह पर रखने हैं। इससे वो ट्रेंड कुत्ते उन्हें सूंघते हुए पहुंच तो जाएंगे लेकिन आपकी लोकेशन तो कहीं और ही होगी। यही टेक्निक यूज करके हम आसानी से उन्हें चकमा दे सकते हैं और दूर जा सकते हैं। पर यहाँ देखकर लग रहा था कि एना और रिक काफी खतरे में है। इनफैक्ट अब तो शिकारियों ने गोली भी चलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से एक गोली सीधा आकर रे को लगती है। एना कैसे भी रे को आगे लेकर बढ़ी लेकिन नीचे की तरफ एक खाई आ गई। वहाँ पूरा पानी मौजूद था। शिकारी जैसे जैसे पास आ रहे थे तो एना के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए वो रे के साथ पानी के अंदर कूद गई। कई देर तक शिकारी ढूंढते रहे लेकिन उनकी लोकेशन पता नहीं चल पाई। अब यहाँ रे जो चिंतित हो चुका था वो एना से कहता है कि हमें एलन के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन एना अपना रास्ता चुन चुकी थी। वो वापस इंसानी दुनिया में नहीं जाएगी। इसीलिए अब एना ने रे को कह दिया कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने, हमारा सफर यहीं तक था। ये सारी बातें कहकर एना फॉरेस्ट में चली गई। रे के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो वो शहर में आ जाता है। अब यहाँ देखते देखते कई महीने बीत चुके थे लेकिन फिर भी शिकारियों को एना का पता नहीं मिला। हमें तो एना दिखाई गई जो पूरी तरीके से किसी जंगली जानवर में कन्वर्ट होने लगी थी। उसका पूरा शरीर एक जंगली जानवर का था। हमें तो रे भी दिखाया जाता है जो अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर रॉजर पर गई जो कई सारे गैसोलीन के कंटेनर्स अपनी गाड़ी में भरता है। ये देखकर रे को शक हो गया उसके ऊपर कि ये कुछ तो करने वाला है और हो न हो फॉरेस्ट में एना अभी भी मौजूद है। रे ने तुरंत ही अपनी मदर एलन को ये सारी बातें बता दी। एलन को जब इन चीजों के बारे में पता चला तो वो उसी फॉरेस्ट में आ गई ताकि वो शिकारियों पर नजर रख सके। यहाँ एक और शॉकिंग रियलिटी पता चलती है कि एना अब उन्हीं शिकारियों को मार रही है, यानी वो उनसे बदला लेना चाहती है अपने परिवार को खत्म करने का। गैब्रियल और रॉजर के कई सारे साथी मारे गए थे। एलन भी जब वहाँ पर बैकअप के लिए कॉल करती है तो रॉजर उसके पीछे गन लेकर आ गया। वो कहने लगा कि तुम ऐसे इंसान की क्यों मदद कर रही हो जो एक्चुअल में इंसान है ही नहीं, वो जानवर हैं जो हम सभी को मार देंगे। लेकिन तभी अचानक पीछे से एना आती है और उसने रॉजर को पकड़कर उसका सर ही तोड़ दिया। एलन ने जब एना को देखा तो वो ऑलमोस्ट एक एनिमल में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा बदल गया होता है। एना ने फिर अपना पेट दिखाया जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये किसी और ने नहीं बल्कि रे ने किया है। मौके का फायदा उठाकर एना वहां से भाग जाती है।
अब आखिरकार शिकारियों ने एना को मारने के लिए पूरे फॉरेस्ट में ही आग लगा दी थी। एना बेचारी आग से बाहर ही नहीं निकल पाती और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहती है। ऑलमोस्ट उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन वो उसी गुफा में चली गई जहाँ पर उसके परिवार वालों के स्केलेटन्स थे। पता चला कि वहाँ पर गैब्रियल भी पहुंच गया है और उसने एक ट्रांसकुलाइजर मार दिया एना के ऊपर। गैब्रियल चाह रहा था कि वो उसके बेटे को निकाल ले, इसीलिए एना को टॉर्चर करने लगा। पर एना उसके ऊपर अपने नाखून से वार करती है और इतनी बुरी तरीके से काटने लग जाती है कि कोई सोच नहीं सकता। पर अब एना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उसका बच्चा ऑलमोस्ट जन्म लेने ही वाला था। पर अब हमें वो अनजान आदमी दिखाया जाता है जो एना के पास आकर उसकी मदद कर रहा था। उसने एना को एक अच्छी जगह पर लगाया। अब इन चीजों के बाद हमें दिखाया गया रे और एलन को जो जलते हुए फॉरेस्ट को देख रहे थे, लेकिन झाड़ियों के पीछे हमें कोई परछाई दिखाई गई जो एक्चुअल में एना थी और वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। इसके बाद एलन ने एना को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अंत में हमें सिर्फ एना दिखाई गई जो कि अपने बच्चे के साथ अरोरा लाइट्स देखने चली गई होती है। ये उसका ड्रीम था और आखिरकार उसने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने का मौका ढूंढ लिया है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।